हेलो वॉरियर्स, चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की एक शेर के साथ। शेर गालिब जी का है, गालिब साहब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ये क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है ये, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप सबको पता है मेरा नाम हर्ष है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अभी हम इसमें जानेंगे माउंटेन्स प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में क्या होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। देखिएगा, द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। हमारी जो अर्थ है वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे वो उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे फ्लैट देखने को मिलेगी। अब आते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट पे कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज स्मॉल रिजिड इरेगुलर प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। देखिएगा, जब हमारा लिथोस्फेयर बहुत लार्ज नंबर में या फिर स्मॉल में या फिर इरेगुलर प्लेट्स में ब्रोक हो जाता है यानी टूट जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। दीज प्लेट्स कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो प्लेट्स हैं, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इन्हीं पे कॉन्टिनेंट और ओशियन आपको देखने को मिलेंगे। दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, और जो ये मूव करता है ये बहुत ही स्लोली मूव करता है, फ्यू मिलीमीटर के हिसाब से, यानी कि फ्यू ईच ईयर, हर साल। इसीलिए आपको ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। अब जो ये इतनी धीरे घूमता है उसका एक जो पीछे कारण है वो है मोल्टन मैग्मा जो है उसका मूवमेंट जो है उसके कारण। मोल्टन मैग्मा मूव इन अ सर्कुलर मैनर। अब याद रखिएगा कि सर्कुलर मैनर मतलब कि ऐसे सर्कल वाली जो पाथ है उसमें होना, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मैनर। यानी कि मोल्टन मैग्मा ऐसे घूमता रहता है सर्कुलर मैनर में। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेस चेंज ऑन द अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इसी की वजह से हमारे जितने भी अर्थ पे सरफेस आपको देखने को मिलेंगे उसका सारा कारण जो है वो है यही लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब देखिएगा, अब हम आते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस पे। एंडोजेनिक फोर्सेस जानते हैं क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल अक्षरों में और सिंपल भाषा में। दीज फोर्स एक्ट इनसाइड द अर्थ। वो सारी फोर्स जो अर्थ के अंदर वाले भाग में लगती है उसे एंडोजेनिक बोलते हैं। इसी की वजह से जो अर्थ अर्थ है, जो हमारा जो सरफेस है अर्थ का, वो क्या होता है, अपलिफ्ट होता है यानी ऊपर उठता है और नीचे रहता है। चलिए अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिएगा, ये हम बात कर रहे थे एंडोजेनिक फोर्सेस की। ये अर्थ का सरफेस मान के चलिएगा कि अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस के नीचे जितने भी लगने वाली फोर्सेस हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अर्थ सरफेस के नीचे जितने भी लगने वाली फोर्सेस हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये दो तरीके की होती है। एक तो सडन फोर्स होती है एंडोजेनिक, ठीक है, और दूसरी होती है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जो एकदम से आती हैं, जैसे अर्थक्विक एकदम से आता है, ठीक है, उसके बाद वोल्केनो एकदम से होता है, लैंडस्लाइड जो होती है वो भी एकदम से होती है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो धीरे 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 लगती हैं, और उस उनकी धीरे फोर्सेस लगने के कारण जो भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वही उसी के तरीके से होता है। यानी बहुत सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऐसी फोर्सेस है जो बहुत धीरे लगती है, पर याद रखिएगा ये अर्थ के नीचे, सरफेस जो है अर्थ का उसके नीचे लगती है। जैसे ये माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे डायस्ट्रेफिक फोर्सेस से बनते हैं। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। दूसरा आ जाते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस अब जान लेते हैं क्या होता है, जो मैं रेड से मार्क करूंगा एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हमारी अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस जगह लगने वाला जो भी फोर्स होगा उसे क्या बोलेंगे, हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। चलिए, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे, हमने देख लिया। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हमने देखा जितनी भी अर्थ के सरफेस पे जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उसे हम सबको क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। इरोजन और डेपोजिशन, यानी कि किसी चीज का हट जाना और वहां पे नया चीज वो डिपोजिशन हो जाना या ना जमाव हो जाना किसी नए चीज का, उसे डेपोजिशन बोलते हैं। इरोजन मतलब किसी चीज का हट जाना उस जगह से या कट जाना उस जगह की तरफ से, और डेपोजिशन मतलब वहां पे जमा हो जाना। Erosion causes wearing down of the earth's surface and deposition result in the rebuilding of the earth surface. Erosion जो है हमारे अर्थ सरफेस को मतलब हटा देती है, उसकी कुछ परतों को हटा देती है, और वही डेपोजिशन जो है वो उस सरफेस को रिबिल्ड भी कर देती है।
जो फोर्सेज हैं, जो एजेंट्स हैं, जो इरोजन और डेपोजिशन के कारण बनते हैं, ये रिवर के कारण इरोजन होता है, यानी कि जब रिवर निकलती है वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर निकलती है, तो वहां के जो आसपास के जितने भी मिट्टी होती है वो मतलब अपने साथ लेकर आ जाती है, ये होता है इरोजन। अब वो एक जगह जाकर के क्या होती है, वो डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसे बोलेंगे हम डिपोजिशन। उसके बाद आ जाते हैं हम विंड। विंड है यानी कि जो हवा है वो एक जगह से मिट्टी को लेकर चलती है और दूसरी जगह जाके जमा कर देती है। ऐसी सी वेव्स हैं और ग्लेशियर भी। ठीक है, आशा करता हूं। अब हम आ जाते हैं, अब हम जानेंगे थोड़ा माउंटेन के बारे में कि माउंटेन क्या है। चलिए 2 सेकंड। अब देखिएगा कि ये रहा माउंटेन। अब माउंटेन की हम थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके हिसाब से फिर बहुत अच्छे से हम समझेंगे। देखिएगा, एनी नेचुरल एलिवेशन, वो सारा प्राकृतिक एलिवेशन, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसका ब्रॉड बेस होगा, स्टीप जो है वो स्लोप होगी और एक उसकी पीक होगी। जिस भी नेचुरल एलिवेशन में ये सारे के सारे क्राइटेरियाज होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, माउंटेन। अभी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं माउंटेन के बारे में, यहां पे लिख देता हूं मैं माउंटेन। अब यहां पे क्या बोला गया है कि माउंटेन के बारे में, कि ब्रॉड बेस होगा, ठीक है, स्टीप स्लोप होगा यानी बहुत खड़ी चट्टानें होंगी इस तरीके से, और एक उसका पीक भी होगा। ठीक है, पीक जो है मैं यहां पे रेड मार्क कर रहा हूं, यानी कि ये इसकी एक चोटी भी होगी। और उसके अलावा ये 600 मीटर से अबव होगा सी लेवल से। ठीक है, कहां से, सी लेवल से 600 मीटर के अबव पे होगा। तो ऐसा कोई भी नेचुरल एलिवेशन आपको दिखेगा तो वो माउंटेन होगा। ठीक है, ब्रॉड बेस होगा, स्टीप स्लोप होंगी और एक उसकी पीक होगी और वो 600 मीटर से ऊपर होगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर माउंटेन कहलाएगा। ठीक है, माउंटेन वेरी हाइट एंड शेप। देखिए माउंटेन की अपनी अलग अलग शेप हो सकती है, हाइट हो सकती है। एन एलिवेटेड एरिया विथ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड पीक हैविंग हाइट लेस देन 600 मीटर इज कॉल्ड अ हिल। अभी हमने देखा वही एलिवेटेड एरिया यानी अर्थ सरफेस पे एक ऐसा एलिवेटेड एरिया, उठा हुआ एरिया, जिसका ब्रॉड बेस होगा, बेस ब्रॉड होगा, स्टीप स्लोप होंगी और एक उसकी पीक होगी, पर वो 600 मीटर से नीचे होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हिल्स बोलेंगे। इन सम माउंटेन्स परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर आर फाउंड। ठीक है, आप पहाड़ों पे देखेंगे, जब पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पे बर्फ जो सॉरी रिवर है वो जम जाती है, तो बस उसे ही हम क्या कहेंगे, वहां पे वो रिवर जब जम गई तो वो एक आइस बन गई, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोल देते हैं। वो बड़े बड़े हो जाते हैं जब वो जमते चले जाते हैं, तो उसे ही हम ग्लेशियर बोल देते हैं। सम माउंटेन आर फाउंड अंडर द सी ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अभी तक हमें ऐसा लगता था कि जो हमारे जो माउंटेन्स है वो अर्थ के सरफेस पे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि हम जहां पे है समुद्र के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, समुद्र के नीचे नहीं होते, पर ऐसा नहीं है, समुद्र के नीचे भी हमें माउंटेन देखने को मिलेंगे। और असल में पूरी दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो अंडर सी यानी सी के नीचे ही है। माउंटेन आर इनहेबिटेड बाय लेस पीपल बिकॉज दे हैव हार्श क्लाइमेट। अब याद रखिएगा कि माउंटेन में रहने लायक जगह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं अच्छे से, वहां पे उबड़ खाबड़ जमीन होती है, वहां पे पथरीला इलाका होता है, बारिश नहीं होती है, इतनी पानी नहीं होता है, इतना फर्टाइल लैंड नहीं होती है, तो इसी की वजह से। और दूसरा यहाँ पे कारण है कि स्टीप स्लोप यानी खड़ी चट्टान होती है, तो जिसकी वजह से वहां पे फार्मिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए वहां पे बहुत कमी जमीन है जो खेती के लिए अवेलेबल है। माउंटेन अरेंज इन अ लाइन फॉर्म आ माउंटेन रेंजेस। जब ये माउंटेन्स जो है वो एक लाइन में देखेगा, ऐसे ये माउंटेन ये एक लाइन में जब चलते हैं तो इसे ही क्या बोल देते हैं हम, रेंजेस बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। मतलब यानी कि जब माउंटेन्स जो है वो एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। अभी हम जान लेते हैं कुछ वर्ल्ड के फेमस माउंटेन रेंजेस के बारे में, और उसको इस कॉन्टिनेंट में पड़ता है उसके बारे में भी जान लेंगे। हिमालय जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एल्प्स जो है वो यूरोप में पड़ता है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, और रॉकीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद कुछ पीक्स की बात करते हैं जो जनरली 8000 मीटर से ऊपर की पीक्स हैं, उनके बारे में देखिएगा। अभी मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंटेन्स जो हैं वो सी के अंदर ही हैं। तो जो वो माउंटेन है जो सी के अंदर है उसका नाम है मोना किया। ठीक है, मोना किया। इसकी हाइट 10,205 मीटर है। ये हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हम इसे पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, पर नेपाल में इसे सागर माथा बोलते हैं। वो 8,848 मीटर है और ये नेपाल में सिचुएटेड है। उसके बाद K2 गॉडविन ऑस्टिन जो हाईएस्ट माउंटेन की पीक है वो है 8,611 मीटर, ये काराकोरम रेंजेस में है।
कंचनजुंगा जो है हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजुंगा है। वो है 8586 मीटर। ये इंडिया और नेपाल में पड़ती है, पर इसे इंडिया में कंसीडर करते हैं हम। तो हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पीक है वो है कंचनजंगा इंडिया की। उसके बाद ये लाहौत्से है, ये नेपाल में है, 8516 मीटर है। मकालू 8485 मीटर्स, ये नेपाल में है। धौलागिरी 8167 मीटर, ये नेपाल में है। नागा पर्वत 8125 मीटर, और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो आने वाले हैं उसके व्यू से बता देता हूँ क्वेश्चन। एक तो अंडर सी माउंटेन जो है सबसे बड़ा, उसका नाम है मौना किया। उसके बाद माउंट एवरेस्ट का याद रखिएगा। उसके बाद आप नागा पर्वत पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। कंचनजंगा जो है वो इंडिया नेपाल के में है, और इंडिया की हाईएस्ट पीक भी कही जाती है, ये जरा याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स। अभी तो हमने पढ़ा माउंटेन्स क्या होते हैं, अब कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के, एक तो फोल्ड, एक ब्लॉक और एक वॉल्केनिक। अब हम इस तीनों में जानेंगे कि ये किस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फोल्ड माउंटेन, जब दो और दो से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट पुश होती हैं आपस में, तो उसे उसी तरीके से जो बनने वाले माउंटेन है उसे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अभी एग्जांपल के तरीके से मैं इसे समझाऊंगा आपको। ये यंग और ओल्ड हो सकते हैं, यानी नए बने हुए या थोड़े और पुराने बने हुए, इस तरीके के डिवाइड कर सकते हैं। द हिमालय, द एल्प्स, एंडीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। जैसे हमारा हिमालय, अल्प्स एल्प्स और एंडीज जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे दीज माउंटेन हैव रिज रिलीफ हाई कॉनिकल पीक्स, और आपको जो यंग फोल्ड माउंटेन है वहां पे आपको बहुत ज्यादा ही उबड़ खाबड़ सतह देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो पीक्स हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, कोन की तरीके से होती हैं, ये याद रखिएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यंग फोल्ड माउंटेन की। The mountain, the fold mountain which have been worn down due to the process of erosion are called old fold mountain. अब यही जो माउंटेन बने थे, जो यंग फोल्ड माउंटेन बने थे, जब ये इरोजन हो जाता है, इरोजन की तरह से ये टूटने लगते हैं, तो यही जो पर्वत होते हैं उसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे अरावली रेंजेस है इंडिया की, याद रखिएगा, ये इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अरावली रेंज ये इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद आप ये यूरेल देख लेंगे, उसके बाद अपलाचियंस देख लेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका में है। अब देखिएगा एग्जाम्पल के तरीके से, मतलब मैं कोशिश करूंगा समझाने की। यंग फोल्ड माउंटेन, ये हम प्लेट मानते हैं, ये एक प्लेट और एक ये प्लेट, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। जब ये प्लेट आपस में आके टकराती हैं, ठीक है, तो जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की वाली है वो ऊपर। अब ये जो ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा है, यहीं से एक फोल्ड बनने स्टार्ट होते हैं। तो बस यहीं से जो होते हैं, ये ऐसे फोल्ड बनने स्टार्ट हो गए, मान लीजिएगा इसे इस तरीके से फोल्ड होने स्टार्ट हो गए, तो यही क्या बना देते हैं? फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं हम, फोल्ड माउंटेन के बारे में हम दोबारा समझ लेते हैं। फोल्ड माउंटेन जो है उसके बारे में हम दोबारा समझ लेते हैं। प्लेट ए, ठीक है, प्लेट बी। जब प्लेट ए और प्लेट बी आपस में टकराती है, तो इसमें से जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो इसी से जो बनने वाले माउंटेन होंगे उसे क्या बोलेंगे? हम फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम ब्लॉक माउंटेन की तरफ। दीज आर फॉर्म व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। जब कोई बड़ा एरिया जब टूटता है या फिर वो डिस्प्लेस होता है वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से सीधे वाले रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। जो उठा वाला हिस्सा होता है उसे हॉस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ब्लॉक का लोअर वाला, उसे हम ग्रेबन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से राइन वैली, हर्ज माउंटेन जर्मनी में, वॉसगेस फ्रांस में, सीरी निवादा यूएसए में, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये सारे एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। अब देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन फॉर्म कैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिएगा यहां पे मैं लिखता हूं ब्लॉक, ठीक है, माउंटेन, ठीक है। पहला एक सिनेरियो लेते हैं, ए वाला पार्ट। ये एक क्या है हमारा, मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स में ना ये क्या होता है, क्रैक्स पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है, टेंशन की और कंप्रेशन की वजह से ये क्या होता है कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्रैक्स हो जाती हैं। अब क्या होता है अगले पार्ट में, जब ये क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, तो जो ये वाला एरिया है ना, जो हमारी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स नीचे की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, कहां की तरफ? नीचे की तरफ चली जाती हैं। अब ये जो जहां पे
प्लेट्स हैं, मैं देखिएगा ये बना रहा हूँ। ये जो प्लेट्स हैं, ये इस तरीके से देखिए, ये प्लेट्स हैं, ठीक है? ये नीचे की तरफ चली गई और जो ऊपर जो उठा वाला हिस्सा होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? ये ब्लॉक माउंटेन। ऊपर उठे वाले हिस्से को हम हॉर्स बोलते हैं और नीचे वाला जो ये वाला एरिया, इसे ग्रेबेन बोला जाता है। ठीक है? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन-सा हिस्सा समझ नहीं आया, उसे हम दोबारा कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में, जिसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन वो सारे माउंटेन जो वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में, माउंट फुजियामा जापान में, माउंट एटना एंड वेसुवियस इटली में, माउंट राइनर्स यूएसए में, बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स। ठीक है? ये इंडिया में है। अब देखिएगा वोल्केनिक ये जो है वोल्केनिक जो है वो कैसे बनते हैं। ये सरफेस मानते हैं, अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस। यहां से एक क्रैक आ जाता है, एक यहां पे ना, अब मैं क्रैक बनाता हूं, ये वाला जो है ये फॉल्ट हो जाता है। अब यहां क्या होता है? नीचे मैग्मा होता है। जब मैग्मा ऐसे निकलता है ना, तो जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है तो वो ठंडा गिरता है इस तरीके से। यहीं पे गिरने के कारण वो टेम्परेचर उसका कम होता है, तो वो ठंडा होता चला जाता है। फिर ऐसे ही इस पे परत दर परत क्या बना जाता है? इस तरीके से जो है, ये परत दर परत बनती चली जाती है। और इसी से बनने वाले जो होते हैं माउंटेन, उसे ही क्या बोलते हैं? वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वोल्केनिक माउंटेन किसे कहा जाता है। इस तरीके से ऐसे माउंटेन का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है? आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर फिर भी है तो। ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है? अर्थ की सरफेस में यहाँ पे एक फॉल्ट होता है। फॉल्ट से मैग्मा निकलता है। मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पे आता है, तो टेम्परेचर वहां पे थोड़ा कम रहता है, तो कम रहने के कारण वो सॉलिड होने लग जाता है। फिर ऐसे ही मैग्मा निकलता जाता है, उसके ऊपर वो जमा होता चला जाता है, पहली वाली परत के ऊपर जमता चला जाता है। तो एक इसी तरीके से ये वॉल्केनिक का निर्माण करते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? वॉल्केनिक माउंटेन बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है माउंटेन की। देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे वाटर के स्टोर हाउस होता है, यानी कि वाटर जमा होता है यहाँ पे। बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से ही निकलती हैं। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं इरिगेशन के लिए, हम माउंटेन्स के वाटर को यूज करते हैं। हम माउंटेन्स को वहां पे फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे हम टेरेस फार्मिंग करते हैं रिवर वैली के लिए। अभी मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेरेस फार्मिंग क्या होती है। आप लोगों के घर में, सबके घर में सीढ़ियां हैं, ठीक है? उसी सीढ़ियों की तरीके से हम पहाड़ों पे क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे जमीन तो कम होती है। देखिएगा, ऐसे करके ये पहाड़ है, एग्जाम्पल के तरीके से मान लीजिएगा। अब इसे पहाड़ को हमने काट के ना एक सीढ़ी जैसा बना दिया, इस तरीके से सीढ़ी जैसा बना दिया। तो बस यहीं पे हम क्या करते हैं? फार्मिंग कर लेते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? टेरेस। ठीक है? यानी कि एक टेरेस के तरीके से हम फार्मिंग करते हैं। जैसे घर में सीढ़ियां होती है, उसी तरीके से, इसी तरीके से बनाया जाता है, उसे ही टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। उसके बाद आते हैं माउंटेन्स जो है, वहां पे फ्लोरा और फौना मिलेंगे। यानी फ्लोरा मतलब जो भी स्पीसीज होंगी प्लांट्स की, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा। और जो भी स्पीसीज एनिमल्स की होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो हमें फ्यूल देता है, फॉडर देता है, शेल्टर देता है, गम्स, रेजिन वगैरह ये सब होता है। और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी होते हैं। माउंटेन जो है वो टूरिस्ट का प्लेस होता है, टूरिस्टर वहां पे जाते हैं, टूरिस्ट लोग। और इसी तरीके से रहता है, जैसे वहां पे लोग जाकर के एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग। यानी ये फर्स्ट वाली इमेज पैराग्लाइडिंग की है। उसके बाद है रिवर राफ्टिंग, ये सेकंड वाली इमेज रिवर राफ्टिंग होगी। और थर्ड है स्केट, ये देखिएगा, ये स्केटिंग होती है जैसे बर्फों में, वो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं प्लेट्यू के बारे में। थोड़ा सा प्लेट्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लेट्यू क्या है। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, यानी कि एक फ्लैटलैंड होता है, यानी कि बड़ा सा लैंड होता है, एलिवेटेड उठा हुआ लैंड, और पर वो प्लेन होता है, फ्लैट होता है। देखिए, जैसे ये वाला मैं मार्क कर रहा हूं, मैं रेड पेन रेड से मार्क कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये वाला फ्लैट है। ठीक है? इसकी एक या दो साइड, एक या एक से ज्यादा साइड स्टीप स्लोप होती है, यानी खड़ी चट्टानें होती हैं इसमें, एक या उससे ज्यादा तरफ हो सकती हैं।
द हाइट ऑफ द प्लेट्यू वेरी फ्रॉम 100 मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर, और इसकी जो प्लेट्यू की हाइट होती है वो कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक भी हो सकती है, और ये प्लेट्यू भी यंग और ओल्ड होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का एक एग्जाम्पल है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया में है, या तंजानिया और युगांडा तीनों जगहों में पड़ता है। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में, और तिब्बतन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसे 4000 और 6000 मीटर के बीच में लाई करता है, यानी सी लेवल से 4000 मीटर और 6000 मीटर के बीच में लाई करता है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। अब ये याद रखिएगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? तिब्बत प्लेट्यू को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कुछ हम जान लेते हैं, एडवांटेजेस जान लेते हैं प्लेट्यू की। प्लेट्यू जो है वहां पे रिच आपको डिपॉजिट मिलेंगे, मिनरल्स वहां पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, माइनिंग की एक्टिविटी भी आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वहां पे गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे इंडिया में जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पे आयरन, कोल, मैग्नीज के आपको डिपॉजिट बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्लेट्यूज में आपको देखने को मिलेगा वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। यही वाटरफॉल्स टूरिस्ट जो जाते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। जैसे आप भी कभी वाटरफॉल गए होंगे, तो आप वहां पर जाकर के इंजॉय करते हैं, नहाते हैं। जैसे आप कैंपटी फॉल गए होंगे मसूरी के पास, वो एक इसका एग्जाम्पल है। और उसके अलावा हम हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो कैंपटी फॉल ही है। उसके बाद अगर आप साउथ में जैसे छोटा नागपुर की तरफ जाएंगे, तो वहां पे हुंद्रूस फॉल है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है, ये सुबर्णरेखा रिवर पे बना है। उसके बाद जोग फॉल है जो कर्नाटका में है। ये सारे के सारे वाटरफॉल के एग्जाम्पल हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लावा प्लेट्यू बोला जाता है, क्योंकि ये लावा के तरीके से बना है, लावा के मटेरियल बना है, यानी कि जब लावा निकलता है, लावा निकल के सरफेस पे आके ठंडा होता है, तो उससे ही बना है, तो इसलिए डेक्कन प्लेट्यू को लावा प्लेट्यू होता है, बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल से रिच होता है। ब्लैक सॉइल जनरली मिलेगी, क्योंकि लावा से बनी है तो ब्लैक सॉइल मिलेगी। ये ब्लैक सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है सिर्फ कॉटन के लिए बहुत अच्छे से, मतलब कॉटन के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो उगते यहाँ पे शुगर केन भी उगा सकते हैं हम, पर असल में जो फेवरेबल है वो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन्स की बात कर लेते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। ठीक है। जो फ्लैट लैंड होता है, जैसे कि ये फ्लैट लैंड है, ये बहुत बड़ा सा जो फ्लैट लैंड है, इसे ही हम प्लेन्स बोला जाता है। दे आर नॉट जनरली 200 मीटर अबव। ये सी लेवल से 200 मीटर से नीचे नीचे ही देखने को आपको मिलेगा। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, यानी प्लेन्स में हमें बहुत ज्यादा देखने को फ्लैट एरियाज देखने को मिलते हैं। बहुत ही स्लाइटली कहीं पे रोलिंग वोलिंग यानी कि उबड़ खाबड़ बहुत ही कम जगहों पे दिखती है। और ये जनरली बनते हैं रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से। जैसे कि अभी हम आगे चलेंगे, द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड इरोडेड, देन दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्ट ऑफ स्टोन सैंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्स इन द रिवर वैली। इन दी इट इज फॉर्म दीज डिपॉजिट दैट प्लेन आर फॉर्म। ठीक है। अब याद रखिएगा कैसे बनता है। रिवर आती है, रिवर आने के बाद माउंटेन्स जो होती है वो स्लोप जो होते हैं वो मतलब वहां से इरोड होती है, टूटती है रिवर के कारण, माउंटेन्स होते हैं। अब वही इरोडेड मटेरियल जो है वो एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट होने लगते हैं। उसी के तरीके से रिवर वैली के पास जाके बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी से हम क्या बनाते हैं, बनता है प्लेन बनता है। जो लार्जेस्ट प्लेन है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन जब आ जाएगा तो याद रखिएगा ये सिर्फ गंगा रिवर से नहीं बना है। गंगा रिवर और गंगा रिवर की सहायक नदियां, जैसे कि सोन हो गई, उसके बाद यमुना हो गई, ठीक है, घाघरा हो गई, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है ये, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे मिलकर के बना है। ठीक है। याद रखिएगा जब भी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात आएगी तो सिर्फ गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं आएगी, जितनी भी उसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आएंगी। यांगसेज प्लेन जो है वो चाइना में सिचुएटेड है, ये बहुत फेमस है। अब प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखिएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ईज़ी हो जाता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आती हैं प्लेन्स में, तो वहाँ पे ज़्यादातर मिलती हैं, तो इसी वजह से लोग बागों को वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे बिल्डिंग, हाउस वगैरह बनाना बहुत ईज़ी होता है, कल्टीवेशन के लिए सॉइल बहुत बेस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत रिच फर्टाइल सॉइल मिलती हैं, इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे इंडो गैंगटिक प्लेन्स की बात करते हैं, अब याद रखिएगा इंडो मतलब इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां, गैंगटिक प्लेन यानी गंगा और उसकी सहायक नदियां। ठीक है। जैसे इंडस, सतलज और गंगा ब्रह्मपुत्र ये है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
अब आ जाते हैं लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। आपने देखा होगा कि ह्यूमंस जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट काइंड के लैंडफॉर्म पे रहते हैं। कोई पहाड़ों पे रहता है, तो कोई कोस्टल एरियाज के पास रहता होगा, कोई प्लेट्यूज में आपको देखने को मिलेगा। ट्राइबल्स एरियाज जो हैं, जो मतलब ट्राइबल्स पीपल हैं, वो आपको जनरली प्लेट्यूज के आसपास देखने को मिलेंगे। तो ये सारा होता है। और लाइफ जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है माउंटेन एरियाज पे खास तौर पे, क्योंकि देखिए कि वहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, फर्टाइल लैंड नहीं होती है। इस वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करना थोड़ा बहुत बहुत महँगा पड़ जाता है। प्लेन्स जो है इसके मुकाबले बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे क्रॉप्स ईज़िली उग जाती है, बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है एज़ कम्पेयर्ड टू माउंटेन्स। कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हो जाता है। याद रखिएगा, कभी-कभी नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाती है, नेचुरल आपदाएँ आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक जो है, वो आ जाता है एकदम से, वोल्केनिक इरप्शन होता है, एकदम से स्टॉर्म्स, फ्लड्स जो हैं, वो आ जाते हैं। अब जब ये सारे एकदम से आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ़ें चली जाती हैं, बहुत प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इनसे बचना है, तो हमें क्या करना है? पढ़ना-लिखना है। सिर्फ़ एक ही चीज़ जो है, हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती है, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई। अब हम जब अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे, तो हमें पता लगेगा कि अर्थक्वेक आने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जब स्टॉर्म्स आता है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, फ्लड्स आए तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, ये सब हम जब पढ़ेंगे तभी आएगा। याद रखिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। वेरी often we use the land in wasteful manner, for example construction house on a fertile land। ठीक है? और आज की डेट में तो हम फर्टाइल लैंड पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कर रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं। उसके अलावा सबसे बेहतर जो है, जो हम मानव जो कर रहे हैं, वो सबसे बेहतर तो गार्बेज का काम कर रहे हैं, कि हम जो लैंड है उसे उसी में गार्बेज को डाल देते हैं। ठीक है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी हम रिवर्स में डाल देते हैं, तो हम मानव बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे नेक काम के लिए हम बने हैं, और नेक काम हम कर भी रहे हैं, जो हम अपने गार्बेज को रिवर्स में थ्रो कर रहे हैं। और उसके अलावा हम फेंक दे रहे हैं, कहीं भी सड़कों पे फेंक दे रहे हैं, जबकि डस्टबिन आपके सामने होगा तो नहीं फेंकेंगे। तो ये जो है, ये थोड़ा-सा हमें पढ़ लिख के ही आएगा, कि हमें थोड़ा-सा सिखाना पड़ेगा लोगों को। हम आप लोग पढ़ेंगे तो आगे आप भी बता सकते हैं कि गार्बेज वगैरह फेंकना कितना ही नुकसान है। जैसे कि हम नदियों में कुछ भी चीज़ फेंक देते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें नुकसान करती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नेचर की बहुत अच्छी खूबियत है, जो आप उसे देंगे वो आपको रिवर्स करेगा, ठीक है? बस इतना आप समझिएगा। आप एक रिवर में पानी की बॉटल फेंकेंगे, वो पानी की बॉटल जो रिवर है वो कहाँ पे मिलेगी? समुद्र में मिलेगी। वो समुद्र जहाँ जो मिलेगा वो भी कहीं न कहीं लैंड पे आके मिलेगा। वो मिलता है बीचेज़ के पास। आप जाते हैं बीचेज़ पे घूमते हैं, और वहाँ जाकर के कहते हैं बीचेज़ तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो गंदे बीचेज़ नहीं हैं, बीचेज़ तो बहुत सुंदर है। गंदे जो हैं हम लोग हैं, जिन्होंने करा है बीचेज़ को गंदा। क्योंकि हम कुछ भी चीज़ होता है रिवर्स में फेंक दो। अरे भाई, रिवर्स भी तो कहीं न रिवर जो है वो भी तो कहीं न कहीं जाकर के मिलेगी। वो मिलेगी आपका ओशियन्स में, समुद्र में मिलेगी। उसके बाद वो समुद्र जो है आपका बीचेज़ में मिलेगा। बस सिंपल सी बात है, जो आप देंगे वो आप वापस पाएँगे। नेचर का सिंपल सा फिनोमिना है। तो आशा करते हैं कम से कम वेस्टेज किया करें, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम रिसाइकिल कर सकें, और हम छोटे से शुरुआत होती है, एक से शुरुआत तो करो, आगे भी बढ़ेगा। अब हम ये नहीं कहते कि लाख लोग करेंगे, अरे आप एक से तो शुरुआत करिए, आप तो करिए, आपको देख के दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। अच्छी आदतें तो हर एक सीखना चाहता है। चलिए कोई नहीं। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट फॉर यूज़, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, जिस भी जगह हम रह रहे हैं, जिस भी वतन में हम रह रहे हैं, उसको साफ करना। यानी कि मैं सिर्फ़ वतन की बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को अगर मतलब बचाना है, तो ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है। वरना आने वाला जो फ्यूचर है, जनरेशन है, वो कुछ चीज़ें देख ही नहीं पाएँगी, ठीक है? तो याद रखिएगा, हम ही हैं। तो जैसे कुछ पेड़ जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ जानवर विलुप्त हो चुके हैं। थैंक यू। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।